उसका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। हर वेट नेवर एंडेड। लोग कहते हैं वो आज भी वहीं भटक रही है, सेंट्रल लंदन के बीचों बीच, एक बहन एक भाई की तलाश में। वो भाई जो कभी वापस नहीं आया। परिवार का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है, कभी कभी इतना गहरा कि जिंदगी और मौत के दरमियान की लकीर भी धुंधली पड़ जाती है। आज की कहानी सिर्फ एक रूह की नहीं, ये है एक बहन के विश्वास, उसके गम और उसके जुनून की कहानी। लंदन की सबसे पुरानी और सबसे फेमस हॉरर लेजेंड्स में से एक, इतनी मशहूर कि इस पर स्टेज प्लेस तक लिखे जा चुके हैं। मैं हूं मोजो जोजो और हर हफ्ते की तरह आज भी लाया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छुएगी और रात भर सोने नहीं देगी। ये है मेरी डायरी का एक पुराना दर्द से भरा पन्ना, जो लिखा गया था एक बहन के आंसुओं से। द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ द ब्लैक नन। बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन का सबसे पावरफुल, सबसे गार्डेड इंस्टीट्यूशन, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर छुपी है एक कहानी। एक ऐसी कहानी जो थ्रेडनीडल स्ट्रीट की हवाओं में और जमीन के नीचे बैंक अंडरग्राउंड स्टेशन के टनल्स में भी गूंजती है। कहते हैं रात के सन्नाटे में जब पूरा लंदन सो रहा होता है, एक औरत ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस में बैंक के आसपास भटकती है। लोग उसे कहते हैं द ब्लैक नन। लोगों का कहना है वो अचानक सामने आ जाती है, झुकी पलकों के साथ, ठंडी उदास आंखों से आपको देखती है और एक ही सवाल पूछती है, Have you seen my brother, Buff? फिर कुछ पल सिर्फ आपको घूरती है और फिर एक ठंडे झोंके के साथ हवा में गायब हो जाती है। ब्लैक नन की साइटिंग्स सालों से रिपोर्ट हो रही है। 1970s में बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर एक कोर्टयार्ड गार्डन में 2 क्लर्क्स ने उस औरत को देखा था, ब्लैक ड्रेस में, धीरे धीरे चलती हुई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। अचानक वो घुटनों पे गिर गई, पत्थरों पे हाथ मार के जोर जोर से रोने लगी। क्लर्क्स उस तक पहुंच पाते उससे पहले ही वो हवा में खो गई। और उन्हीं दिनों एक और साइटिंग रिपोर्ट हुई बैंक अंडरग्राउंड स्टेशन से। स्टेशन वर्कर क्रिस आर्चीबॉल्ड ने सीसीटीवी पे देखा, रात के 2 बजे एक औरत प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। तब तक स्टेशन बंद हो चुका था। क्रिस को लगा शायद कोई पैसेंजर अंदर रह गया हो। वो तुरंत प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। वहीं मिली वो औरत, एक कोने में खामोशी से खड़ी, टनल के अंधेरों में झांक रही थी। क्रिस ने उसे पुकारा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से एक नाम लिया, Philip.
और किसी अंधेरे कॉरिडोर की तरफ मुड़ गई। क्रिस उसके पीछे गया, लेकिन एक मोड़ के बाद वो वहां थी ही नहीं। सबसे रीसेंट एनकाउंटर 2001 में रिकॉर्ड हुआ। दो अमेरिकन टूरिस्ट जो इस लेजेंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उन्होंने एक औरत को स्टेशन पे एक पुराने कॉरिडोर में चलते हुए देखा और आंखों के सामने उसे दीवार में समाते हुए भी देखा। पर ये औरत थी कौन? क्या था इसका सच? किस गम ने उसकी जिंदगी को इतना जला दिया कि मौत भी उसका इंतजार खत्म नहीं कर सकी? ब्लैक नन की कहानी शुरू होती है 1811 के लंदन में, जब सिर्फ 19 साल की सैरा व्हाइटहेड अपने बड़े भाई फिलिप व्हाइटहेड के साथ थ्रेडनीडल स्ट्रीट पर रहती थी, लंदन के बिल्कुल बीचों बीच। वो दौर आज के लंदन से बहुत अलग था। शहर तेजी से मॉडर्न हो रहा था, नए बिल्डिंग्स, नए आइडियाज, लेकिन सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच की लकीर और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। एक तरफ थे वेल्दी एलिट्स, जिनके पास बड़े मैंशंस, चमकते कैरेजेस, फाइन डाइनिंग और ग्रैंड सोसाइटी बॉल्स हुआ करते थे, और दूसरी तरफ थे आम लोग जो हर दिन सिर्फ एक प्लेट खाना और एक छत के लिए संघर्ष करते थे। अगर इस फर्क को विजुअलाइज करना हो तो टाइटैनिक याद कीजिए। एक ही शिप, लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। फिलिप व्हाइटहेड भी उसी आम तबके का हिस्सा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड का एक मामूली क्लर्क, लेकिन रोज उठता बैठता था उन लोगों के बीच जो पैसों में डूबकर जीते थे, वेल्दी बैंकर्स और सिटी ट्रेडर्स। कहा जाता है फिलिप एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो उसकी सैलरी और स्टेटस से काफी ऊपर थी, एक लग्जूरियस हाई क्लास जिंदगी। और ये सब चल रहा था कर्ज के दम पर। सैरा को फिलिप की बढ़ती हुई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कोई अंदाजा ही नहीं था। वो सिर्फ अपने भाई पर भरोसा करती थी और खुश थी। वो भी उसके साथ हाई सोसाइटी लाइफ का हिस्सा बन गई थी। महंगी ड्रेसेस, फाइन डाइनिंग और क्वालिटी वाइन उसके लिए अब आम बात बन चुके थे। फिलिप को समझ आने लगा था कि एक मामूली क्लर्क की सैलरी में वो जिंदगी चलाना नामुमकिन था जो वो जी रहा था, दिखावे और शान भरी जिंदगी। लेकिन अब ना तो आदत छूट रही थी और ना ही सोसाइटी के सामने अपनी इमेज का प्रेशर कम हो रहा था। उसने कई कोशिशें की अपनी फाइनेंशियल हालत को सुधारने के लिए। पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, फिर गैम्बलिंग में अपना नसीब आजमाया, लेकिन हर बार हाथ लगी सिर्फ नाकामी, और हर नाकामी के साथ उसके ऊपर चढ़ते कर्ज का बोझ और भी ज्यादा भारी होता गया। अब फिलिप की डेस्परेशन अपनी हद पार कर चुकी थी। उसने अपने सारे रास्ते आजमा लिए थे और अब कोई भी सीधा रास्ता बाकी नहीं था। ना तो अपनी हालत को एक्सेप्ट करने की हिम्मत थी, ना ही अपनी बहन सैरा को सच बताने की। 1812 आते आते इसी डेस्परेशन में फिलिप ने एक गलत रास्ता चुन लिया, एक ऐसा क्रिमिनल रास्ता जो उसके लिए और उसकी बहन के लिए बदनसीबी का सबब बना। फिलिप का मानना था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे बड़े
और बिजी बैंक में, जहां रोज लाखों का लेन देन होता है, एक छोटी सी फाइनेंशियल चोरी को कोई नोटिस नहीं करेगा। अगर उसका प्लान कामयाब हो गया तो ना सिर्फ उसका सारा कर्ज खत्म हो जाएगा, बल्कि वो अपनी हाई क्लास जिंदगी भी जारी रख सकेगा। फिलिप ने एक चेक फोर्ज किया और उसे क्लियरेंस के लिए भेज दिया। उस दिन जब उसका फोर्थ चेक क्लियरेंस में गया, फिलिप की धड़कन तेज थी और उम्मीदें बुलंद। और सच में उसके प्लान ने काम किया। किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया और पैसा उसके हाथ लग गया। फिलिप की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही झटके में उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और अपनी बहन सैरा के साथ हाई क्लास जिंदगी और भी शान से जीने लगा। लेकिन ये खुशी कुछ ही महीनों की मेहमान थी। लोगों की नजर में फिलिप के बदले हुए रंग चुभने लगे थे। What bloody lottery has suddenly fallen into Philip's lap, huh? Tell me, how on earth did his life turn around so damn fast? शक बढ़ने लगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को डिटेल से देखा गया और फिलिप की चोरी पकड़ी गई। 1812 में फिलिप को नौकरी से निकाल दिया गया और उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी शुरू कर दी गई। 1800s के लंदन में फाइनेंशियल फ्रॉड एक बहुत ही सीरियस जुर्म था और उसकी सजा सिर्फ एक ही होती थी, मौत। फिलिप को न्यूगेट प्रिजन में कैद कर दिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। थ्रेड नीडल स्ट्रीट पर फिलिप और सैरा का घर सेंट सेपुल्कर चर्च के बिल्कुल पास था, जहां पब्लिक एग्जीक्यूशंस होती थी। और हर बार एग्जीक्यूशन के वक्त चर्च बेल्स एक अजीब दर्दनाक धुन में बजती थी, जो उनके घर तक सुनाई देती थी। फिलिप को सबसे ज्यादा डर था कि जब उसके एग्जीक्यूशन के लिए वो चर्च बेल्स बजेंगी तो सैरा उन आवाजों को सुनकर वहां आ जाएगी और अपने भाई की मौत को अपनी आंखों के सामने देखना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होगा। इसलिए एक दोस्त की मदद से फिलिप ने सैरा को ट्रायल से पहले ही दूर भेज दिया, उसे बचाने के लिए। और वो बेचारी बहन अपने बड़े भाई की बात मानकर उस दर्दनाक सच्चाई से अनजान वहां से दूर चली गई। फिलिप की एग्जीक्यूशन के कुछ हफ्तों बाद सैरा व्हाइटहेड अपने घर लौटी, लेकिन उसके भाई का कोई अता पता नहीं था। सैरा ने कुछ वक्त फिलिप के लौटने का इंतजार किया, उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। अपने गुमशुदा भाई की चिंता से मजबूर ये बहन एक दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के दरवाजे तक जा पहुंची और वहां सबसे एक ही सवाल किया। Have you seen my brother, love? सैरा हर रोज बैंक ऑफ इंग्लैंड के दरवाजों पर आ जाती थी। उसकी आंखों में थकान होती थी, चेहरे पर मायूसी का गहरा साया और होठों पर बस एक ही सवाल रहता था। Have you seen my brother, love? लोग अब उसे पहचानते थे, लेकिन उसके नाम से नहीं, उसके दर्द से। कई लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, कुछ उससे नजर मिलाने से भी कतराते थे। Have you noticed that woman who comes to the bank every day? The one dressed all in black?
Aye, that's Sarah Whitehead. They say she's lost her mind over her brother's fate. They call her the Black Nun, don't they? But she's no nun, is she? No. It's because she wears that long black mourning dress. Like a nun's habit, some say. She never stops coming here, hoping her brother will return, or someone will tell her news. Such a tragic sight. Mourning him day after day in that somber black. Folks say the streets almost seem haunted when she's around. It's her grief, that endless waiting. The black dress makes her seem like some ghostly figure. But it's just a woman clinging to hope. The Black Nun of the bank, they call her. रोज बैंक के क्लर्क्स उसे झूठी तसल्ली दे देते, कहते कि फिलिप आज काम पर नहीं आया, और फिर कुछ पैसों का छोटा सा लिफाफा उसके हाथ में थमा देते, जैसे उसके दर्द की कीमत लगा रहे हों। लेकिन सैरा अगले दिन फिर लौट आती थी। वही सवाल, वही उदासी, वही आंखों में बस एक उम्मीद की चमक। लेकिन सच कब तक छुप सकता था? एक दिन बैंक के एक क्लर्क का दिल पिघल गया। उसने सैरा को सारी सच्चाई बता दी, कैसे फिलिप की चोरी पकड़ी गई थी और कैसे उसे पब्लिक एग्जीक्यूशन में मार दिया गया था। सैरा की दुनिया एक पल में उजड़ गई। उसकी तलाश एक झटके में मातम में बदल गई। वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपना होश खोने लगी थी। अब वो हमेशा ब्लैक मोर्निंग ड्रेस में रहने लगी थी। बालों में एक ब्लैक लेस का वेल होता था। और ऐसे ही वो फिर रोज बैंक ऑफ इंग्लैंड जाने लगी थी। जब क्लर्क्स कहते फिलिप यहां नहीं है, तो वो बस हल्का सा मुस्कुरा कर कहती, Oh, I see. That's quite all right then. I'll come back tomorrow. And if you do see my brother, please tell him his sister was here. And give him my love. लोग उसके रोज रोज के इन सवालों से अब परेशान होने लगे थे। वो बस एक औरत नहीं रही थी, एक कहानी बन गई थी, द ब्लैक नन। और ये कहानी सिर्फ कुछ दिनों या महीनों तक नहीं चली, बल्कि पूरे 40 साल तक, 1842 में सैरा की मौत तक। इतने सालों में बैंक के क्लर्क्स बदलते रहे, लेकिन नहीं बदला तो सैरा का इंतजार। वो आज भी वही है। रोज रात में निकलती है अपने भाई की तलाश में, एक ऐसी तलाश जो आज तक खत्म नहीं हुई। कहा तो यह भी जाता है कि सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक स्टेशन में ही नहीं, कभी कभी सैरा की रो थ्रेड नीडल स्ट्रीट पे भी नजर आ जाती है। आने जाने वाले लोगों को रात में रोकती है और एक ही सवाल करती है, हैव यू सीन माई ब्रदर लव? तो अगली बार जब आप इस जगह पर जाएं और आपको ब्लैक नन दिख जाए, तो उसको सच मत बताना। तो दोस्तों, ये थी कहानी लंदन की ब्लैक नन की। बैंक अंडरग्राउंड स्टेशन से सिर्फ ब्लैक नन ही नहीं, और भी कई डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम एक अलग वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप किसी हॉन्टेड जगह या रियल हॉरर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि अगला डर आपसे कभी मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक और नई, सच्ची और स्पाइन चिलिंग कहानी के साथ। तब तक
अंधेरा ज्यादा हो तो लाइट जला लेना, ताकि कोने में अगर आपकी बहन आपको डराने के लिए खड़ी हो तो आपको नजर आ जाए।